हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्जाम के लिए अब आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। देखिए, अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आप सभी बच्चे चाहते हैं कि आप सबके सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आपको मेरे साथ बस दो काम करना है। पहली चीज यह है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, जिसमें आपको अपना दिमाग नहीं भी लगाओगे तो मैं आपके लिए वो काम करके दे रहा हूं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मैं ऑलरेडी आपके लिए लेकर के आ चुका हूं, आप उसको फॉलो करें, मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, है ना। जो बच्चा पीवाईक्यू सॉल्व कर लेगा मेरे साथ, उस बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज यह कि देखो, सीबीएसई कभी ऐसा तो करेगी नहीं कि 100% सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाएंगे, तो आपको नए क्वेश्चंस भी लगाने हैं और वो नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे एडुकार्ड के सैंपल पेपर में, है ना। तो फिजिक्स सैंपल पेपर के अंदर हमने आपको 16 सैंपल पेपर का सेट दिया है, जिसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जिनका जो लेवल है वो एग्जैक्टली सीबीएसई से मिलता है। और जो बच्चा मेरे साथ पीवाईक्यू सीरीज और इस सैंपल पेपर को लगा लेगा, उस बच्चे के कभी भी आप ये मान के चलें कि एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने पढ़ा ना हो। सारे क्वेश्चंस आपको पढ़े हुए मिलेंगे और आपको फिजिक्स के पेपर देने में खूब मजा आएगा और जो नंबर आएंगे वो बेहतरीन होने वाले हैं। क्लियर है? तो आप इस सैंपल पेपर को अभी ऑर्डर करें, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। जरा भी लेट मत होना, क्योंकि जो बच्चा लेट हो जाएगा ये मान के चलिए कि वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा, है ना। बस यही टाइम है, एग्जाम टाइम, जब जहां पर आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, सैंपल पेपर के लिए लेट ना हो आप। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एक्चुअल में क्या होता है। इस चैप्टर का नाम है ना। तो रेडिएशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो लाइट के बारे में ही कहा जा रहा है। क्लियर है? तो देखो, लाइट जो है एक्चुअल में इसके पास डबल रोल होता है, इसी को हम कहते हैं डुअल नेचर। कई जगहों पर लाइट का हमें बस वेव नेचर देखने को मिलता है और कई जगहों पर लाइट का हमें पार्टिकल नेचर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखिए कि जैसे अगर हम बात करें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना, या फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो यहां पर हमें लाइट का वेव नेचर देखने को मिलता है। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, यहां पर हमें लाइट का पार्टिकल नेचर देखने को मिलता है। और यही चीज साबित करती है कि लाइट के पास या रेडिएशन के पास डुअल नेचर होता है ना। अब लाइट का जो वेव नेचर था उसको हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है ना, जैसे कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जबकि लाइट का पार्टिकल नेचर जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पार्टिकल नेचर को समझने के लिए हमें इस चैप्टर की कुछ बेसिक टर्म्स को जानना जरूरी है। बेसिक टर्म्स जैसे कि वर्क फंक्शन क्या होता है, तो इसको समझने के लिए आप कुछ यूं समझ लीजिए कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक मेटल है, उस मेटल के अंदर आप सभी बच्चे जानते हैं कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें बाहर निकालना है तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे, उसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। जैसे कि अगर मैं बात करूं सीजियम, तो सीजियम का वर्क फंक्शन होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सीजियम के इलेक्ट्रॉन को 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी मिनिमम एनर्जी अगर मिल गई तो ये बाहर हो जाएगा, है ना। मिनिमम की तो वैल्यू फिक्स है, अब मैक्सिमम तो आप कितनी भी दे दो, है ना। इसी प्रकार से अगर आप पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गई तो बाहर हो जाएगा। जबकि प्लेटिनम के जो इलेक्ट्रॉन है उसको 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी चाहिए, तब वो मिनिमम एनर्जी पा करके बाहर हो पाएगा। तो वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस को छोड़ने के लिए चाहिए। वर्क फंक्शन को हम W या फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, वर्क फंक्शन की हमने बात करी तो हमने आपको बताई कि 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सर ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻19 जूल होते हैं, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आखिरकार कितना होता है, ये शब्द कहां से आया? तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके एक्सेलरेट कराते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है इसी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं।
क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन। जो अभी मैंने आपको बताया कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन एमिशन कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन जो होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, एमिट कराने के जो मेथड हैं वो 4 हैं। जैसे कि आप पहला जो मेथड की जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड थर्माइनिक एमिशन। मतलब अगर मैं एक मेटल को हीट करूंगा, दैट मींस थर्मल एनर्जी दूंगा, तो वो एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी और उससे इसका इलेक्ट्रॉन जो है मेटल की सरफेस को छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, थर्मल एनर्जी देके एमिशन कराया तो थर्माइनिक एमिशन, क्लियर है। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसको हमने थर्मो इलेक्ट्रॉन या थर्माइन कहा, क्लियर। इसके बाद जो दूसरा मेथड जो होता है दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट। तो जब हम किसी मेटल पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली, तो यहां से क्या होता है कि भाई उसके इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, मेटल के इलेक्ट्रॉन को मिलती है एनर्जी। अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा होगी तो फिर ये इलेक्ट्रॉन उस सरफेस को छोड़ के चला जाएगा मेटल को, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। और उस पूरी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसके बाद दूसरा मतलब अगला जो मेथड है थर्ड नंबर का, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। अभी सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है जो कि इस मेटल सरफेस से टकराएगा। इसकी एनर्जी जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल सरफेस को छोड़ के चला जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आ रहा है उसको हमने कहा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, और इसकी एनर्जी से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस को छोड़ के चला गया, इसको हमने बोला सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इस एमिशन को हमने क्या बोला, सेकेंडरी एमिशन। तो ये थर्ड मेथड था इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने का, या यूं कहें वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी प्रोवाइड कराने का। इसके बाद जो फोर्थ मेथड है इलेक्ट्रॉन एमिशन का दैट इज कॉल्ड फील्ड एमिशन, क्लियर। फील्ड एमिशन में क्या होता है कि हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं एक मेटल के ऊपर, जिसके कारण से जैसे ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको पॉजिटिव चार्ज है, कहें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच लेगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर चला जाएगा। तो इस एमिशन को हमने क्या बोला, फील्ड एमिशन। नोट्स इसके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर लेना वहां से, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम समझेंगे हॉलवॉक एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, लाइट का आना, एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना। इस इफेक्ट की जो डिस्कवरी है ये की थी फेमस साइंटिस्ट हेनरी हर्ट्ज ने 1887 में। लेकिन इस इफेक्ट को डिटेल में स्टडी करा दो और साइंटिस्ट जिनका नाम है हॉलवॉक एंड लेनार्ड, है ना। इस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया और उस सेटअप के बाद जो भी रिजल्ट निकल के आया ना, उस रिजल्ट को हम बोलते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहले इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखो पहली चीज ये है एक वैक्यूम ट्यूब, मतलब इसमें कोई गैस वगैरह कुछ भी नहीं है, सो दैट अपने आप बैटरी कनेक्ट करने से करंट फ्लो नहीं होगा, क्लियर है। बीच में ये खाली जगह है। इसके बाद यहां पर दो मेटल की प्लेट है, इस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा तो उसको हमने कैथोड कहा, और इस प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करा तो हमने इसको एनोड कहा, क्लियर है। सामने ऊपर आप जो देख रहे हैं ये क्वार्ट्ज विंडो है, मतलब आप ऐसा मान के चलिए क्वार्ट्ज जो होता है ये ऊपर से जो रेडिएशन, जो यूवी रेडिएशंस आएंगे उनको ये एब्जॉर्ब नहीं करता, उनको आगे पास होने देता है, क्लियर है। जबकि अगर नॉर्मल ग्लास होगा ना तो वो यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लियर है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर लगाया सो दैट अगर कोई करंट का फ्लो हो तो गैल्वेनोमीटर से पता पड़ जाए। आगे देखो क्या है कि भाई ऊपर जो आप बल्ब देख रहे हैं इस बल्ब से लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है। तो इस बल्ब से लाइट को इंसिडेंट कराया उन्होंने, तो थोड़ा थोड़ा जो है लाइट बदल बदल के ट्राई करा, तो उन्होंने पाया कि एक टाइम पर यहां पर बीच में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि भाई इस गैल्वेनोमीटर में करंट का जो डिफ्लेक्शन है ये शो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट इंसिडेंट कराने से इसमें से, इस कैथोड में से निकले कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब जा रहे हैं एनोड की साइड। कहां जा रहे हैं, इस एनोड की साइड, क्लियर है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, एनोड की साइड, और करंट बना रहे हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में कुछ चीजें नोटिस करी गई और उन्हीं चीजों को या कहें उन्हीं बातों को कहा गया लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, आगे हम इन बातों को एक एक करके समझ लेते हैं। जो भी सामने लिखा हुआ है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। देखो पहली बात ये नोटिस करेगी कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। मतलब अगर
फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर। दूसरी बात यह है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये बात डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे। इंटेंसिटी को आप ऐसे मान लो, कि भाई कौन सा बल्ब या कहें कितना ब्राइट है। जैसे मान के चलो ऊपर अगर 100 वॉट का बल्ब लगा है, क्लियर है, तो इसमें से जो करंट बन रहा है वो कम होगा 1000 वॉट के बल्ब की कंपैरिजन में। क्लियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकलेंगे, ये डिपेंड करता है रेडिएशन की इंटेंसिटी पे। छोटा बल्ब होगा तो इंटेंसिटी कम होगी, बड़ा बल्ब होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है। आगे क्या कहा जा रहा है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इन्होंने एक और चीज नोटिस करी कि जैसे ही आप लाइट को इंसिडेंट कराएंगे वैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब लाइट के आने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई भी टाइम लैग नहीं है। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और नोटिस की कि देयर इज सर्टेन फ्रीक्वेंसी बिलो विच इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एमिटेड फ्रॉम द मेटल, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब बताया गया कि भाई ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई भी लाइट जो है इस पर इंसिडेंट कराई और इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे, तो फिर कैसा होगा भाई, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए वर्क फंक्शन जितनी है ना, और वो एनर्जी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ही मिल सकती है लाइट की। अगर लाइट की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, हॉलबर्ग एंड लेनार्ड ने। और इसका मतलब आप समझ गए कि जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक सबसे फेमस लॉ है। क्लियर है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे कुछ ग्राफ्स देखेंगे। नेक्स्ट हमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ समझने हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। पहला जो ग्राफ है ये है इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। देखो आप सभी समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ये टोटली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों के बीच का जो ग्राफ होता है ये लीनियर या स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन आप बच्चे ये भी समझते हैं कि जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जितनी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तब तक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकलेगा, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। क्लियर है नाउ। तो आप देखिए, तो जब तक आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं पहुंच जाती। तो जैसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर पहुंची, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये ग्राफ ये बता रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ की, जिसमें हमें बताना है कि इंटेंसिटी का क्या जो है रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो देखो सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी का मतलब है कितनी ब्राइट लाइट आ रही है। क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो आप इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ाइए, काइनेटिक एनर्जी ना घट रही है ना बढ़ रही है, ये सीधी जा रही है। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। हाँ, इंटेंसिटी क्या डिसाइड करती है, लाइट की इंटेंसिटी ये डिसाइड करती है कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। दैट मींस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड, है ना, इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमें जो देखने को मिल रहा है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रोका जा सकता है। तो सिंपल सी बात है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट तो इंसिडेंट हो रही है लगातार, लेकिन फिर भी अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एनोड जो पॉजिटिव है ना, इसकी वैल्यू को घटाते हुए घटाते इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। क्लियर है। सो दैट ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट से रिपेल हो जाए। क्लियर है। और इसको नेगेटिव बनाने के लिए नीचे हमने ये कम्यूटेटर वगैरह सेटअप लगाया हुआ है। क्लियर है। तो एक्चुअल में बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एनोड की वो नेगेटिव वैल्यू है जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी रोक सकता है, जो कि एनोड की साइड आ रहा है। एक बार और, द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइडेड टू एनोड, एनोड को दी गई वो नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू जो कि हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक सकता है कमिंग टुवर्ड्स एनोड। क्लियर है। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आ रही होगी उतनी ही ज्यादा
काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की होगी, उतनी ही ज्यादा ताकत हमें यहां पर बढ़ानी पड़ेगी, मतलब उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें बढ़ाना पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने यहां पर ध्यान दी। आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ देखने वाले हैं, इसको आप आराम से समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखो ये ग्राफ अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल को बताता है। इस एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और इस एक्सिस पे एनोड पोटेंशियल है, जो कि इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। आप सभी बच्चे समझते हैं एनोड पोटेंशियल की वैल्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए इसको इस साइड दिखाया। हमने क्या करा कि जैसे फ्रीक्वेंसी न्यू 1 के लिए, जैसे पहली फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या करा कि एक ग्राफ बनाया, तो हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फ्रीक्वेंसी पे हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। तो पहली फ्रीक्वेंसी के लिए हमने जो ग्राफ बनाया वो कुछ इस तरीके का था, और यहां पर हमने देखा कि न्यू 1 फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें मिला। इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी लाइट की बढ़ाई और देखा कि अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ गई, लेकिन हमने ये भी पाया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया, न्यू 3 करा, और देखा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट अभी भी उतना ही है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हमें बढ़ानी पड़ी। तो ये ग्राफ बता रहा है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होगी। लेकिन ये वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू नेगेटिव में है। क्लियर है नाउ, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आई आपको। इसके बाद क्या आपने देखा, इसके बाद हमने ये देखा कि अब जो ग्राफ बनाया जा रहा है ये अलग अलग इंटेंसिटी के लिए बनाया जा रहा है। क्लियर है, तो इस यहां पर इस एक्सिस पे आपने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस एक्सिस पे करंट है, और ये अलग अलग इंटेंसिटी है। आप सभी बच्चे समझते हैं अगर इंटेंसिटी अलग अलग होगी तो करंट भी अलग अलग होगा। तो इंटेंसिटी I1 के लिए मैक्सिमम करंट ये है, इंटेंसिटी I2 आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो करंट की वैल्यू भी बढ़ गई। देखो इस एक्सिस पे करंट है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। आपने इंटेंसिटी और बढ़ा दी तो करंट की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो यहां पर देखा गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, और ये जो वैल्यूज हैं ये I3 बड़ा है, I2 उससे छोटा है, I1 उससे भी छोटा है। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी बताई जा रही हैं। तो आप यहां पर देखिए वेव थ्योरी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि वेव थ्योरी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट के बारे में बता ही नहीं गया। वेव थ्योरी में यह कहा गया था कि जो एनर्जी है ये डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी पे, जबकि हमने यहां क्या पाया कि एनर्जी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे। इसके बाद वेव थ्योरी ये भी कहती थी कि लाइट के आने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कुछ टाइम लैग होगा, लेकिन ये बात भी यहां पर गलत साबित हो गई। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं वेव थ्योरी के। तो अभी तक हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा वो लाइट के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, इसको समझाया आइंस्टाइन ने, है ना। आइंस्टाइन ने इसको समझाने के लिए फोटोन की हेल्प ली। फोटोन एक्चुअल में क्या होता है, एनर्जी का पैकेट है, या इसको हम लाइट का पार्टिकल भी कहते हैं। हालांकि ये पार्टिकल नहीं है, लेकिन इसको कहा जाता है क्योंकि ये पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब रेडिएशन आती है, आइंस्टाइन ने बताया जब कोई लाइट या रेडिएशन आती है तो उस रेडिएशन में फोटोन्स होते हैं, है ना। फोटोन्स जो कि हम एनर्जी पैकेट जिसको हम कहते हैं। तो एक फोटोन जो आता है, जब ये फोटोन फूटता है तो एनर्जी मिलती है, और ये जो एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू है यहां पर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, ठीक। एच क्या है, एच प्लांक कांस्टेंट है, और प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जो प्लांक है यहां पर उन्होंने ही डिस्कवरी की थी फोटोन की, इसीलिए यहां पर उन्होंने प्लांक कांस्टेंट यूज करा। क्लियर है। अच्छा, फोटोन की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो फोटोन के पास, हर एक फोटोन के पास एनर्जी होती है एच न्यू। इसके बाद फोटोन चार्जलेस, फोटोन जो है चार्जलेस होते हैं, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता, तो ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है डिफ्लेक्ट होते हैं और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन की स्पीड वही लाइट की स्पीड के बराबर ही होती है। कोलिजन के दौरान जो टोटल एनर्जी और मोमेंटम है ये कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन फोटोन का नंबर जो है ये बदल सकता है, क्योंकि जितने फोटोन आए हो सकता है उतने फोटोन लौट करके ना जाए, क्योंकि कुछ फोटोन अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं। क्लियर है। आगे हम बात करेंगे आइंस्टाइन की फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। आइंस्टाइन की फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है, इसको मैं आपको समझाता हूं कुछ इस तरीके से। आइंस्टाइन ने कहा कि ऐसे मान के चलिए कि हमारे पास अगर कोई मेटल है, क्लियर है, इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो एनर्जी जो आएगी, समझना पहली बात को, जो एनर्जी जो आ रही है रेडिएशन लेकर के आ रही है, ये एनर्जी दो पार्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है। पहला पार्ट क्या करता है, इस एनर्जी का
इस इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन की इतनी एनर्जी प्रोवाइड कराता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, और एनर्जी का दूसरा पार्ट जो होता है ये इन इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो उसका मतलब आइंस्टाइन ने ये कहा कि जो एनर्जी हमें जो मिल रही है इंसिडेंट रेडिएशन से, ये दो काम कर रही है, एक काम वर्क फंक्शन प्रोवाइड करा रही है, दूसरा काम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा रही है। तो हम यहां से बोल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी E-5। क्लियर है? चलिए, तो यहां से बनती है आइंस्टाइन की फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में देखो क्या बताया जा रहा है, आप ध्यान से देखिए। यहां पर हम बताया एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी को हमने लिखा एच न्यू, उसके बाद वर्क फंक्शन को हम लिखते हैं एच न्यू नॉट, एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये बन गया के मैक्स। तो यहां से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन हो गई वो ये हो गई। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आपको बताया गया यहां पर कि जो अगर हम इसी इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिखते हैं सी बाय लैम्डा। क्लियर है? तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बन रही है वेवलेंथ के टर्म्स में वो ये बन रही है। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट ग्राफ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो ग्राफ किस किस के बीच में है जरा आप ध्यान देंगे। देखो, ग्राफ हमें ड्रॉ करने को आ जाता है कई बार कट ऑफ पोटेंशियल, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में। देखो एक्चुअल में आपने क्या पढ़ा अभी आइंस्टाइन की इक्वेशन से, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, E माइनस वर्क फंक्शन, है ना। तो टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन को घटा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी में मिल जाएगी। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो जो m है, m जो होता है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इस इक्वेशन में जो स्लोप है वो कितना है, h। क्लियर है? इस इक्वेशन में स्लोप क्या बता रहा है, h। इसके अलावा c मतलब इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर जो c है ये क्या बता रहा है, माइनस वर्क फंक्शन। तो जैसे अगर हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमने ग्राफ बनाने को आ जाता है, तो आपसे पूछेगा कि यहाँ पर जो y एक्सिस में इंटरसेप्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको बताना है y एक्सिस में इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से अगर हम इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है? तो हमने अगर हम यहां पर देखें तो आपसे पूछा जाएगा कि जैसे यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने लिखा हुआ है, यहां पर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ में y एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप बताएंगे माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। क्लियर है? तो ये इस तरह से 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ से रिलेटेड, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है और समझ लेना, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखो अभी तक हमने पढ़ा कि जैसे मैटर के पास डुअल नेचर होता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर, इसी प्रकार से डी ब्रोगली ने कहा कि मैटर के पास भी डुअल नेचर होते हैं, एक तो पार्टिकल नेचर जो हमें दिख रहा है और एक होता है वेव नेचर जो हमें नहीं दिख रहा। तो डी ब्रोगली ने कहा कि कोई भी जो मूविंग मैटर होता है उस मैटर के साथ हमेशा एक वेव एसोसिएट होती है और उस वेव को हम बोलते हैं मैटर वेव, इसी को हम डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं। हालांकि ये वेव इतनी छोटी होती है कि हमें नॉर्मली डेली लाइफ में ये ना तो फील होती है और ना ही दिखाई देती है, लेकिन इसको एक साइंटिस्ट थे डेविसन एंड जर्मर, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन के लिए इसको प्रूव करके दिखाया हुआ था। क्लियर है? तो इस मैटर वेव की डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट अभी हमारे सिलेबस से हटा हुआ है। इस मैटर वेव की जो वेवलेंथ है उसको बताया दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। क्लियर है? लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ बॉडी, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। क्लियर है? तो यहां से एच अपॉन एम वी के बजाय हम इसको एच अपॉन पी भी बोल सकते हैं। तो जो मैटर वेव है ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स डेली लाइफ में हमारे जो मास होते हैं ये काफी बड़े होते हैं, तो वेवलेंथ जो होती है ये छोटी होती है, इसीलिए हमें डेली लाइफ में मैटर वेव नोटिस नहीं होती, सवाल पूछा जाता है ये। क्लियर है? अब मैटर वेव की हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर देते हैं। तो ये हमेशा मूविंग बॉडी के साथ एसोसिएट होती है। मैटर वेव ये अलग ही प्रकार की वेव है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में नहीं होती, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। लार्जर मासेस के लिए वेवलेंथ मैटर वेव की काफी छोटी होती है, इसीलिए हमें डेली लाइफ में दिखाई या नोटिस नहीं होती। आगे हम बात करेंगे कि ये जो हमने डेरिवेशन करा है, ये जो फॉर्मूला जो बनता है ये फॉर्मूला कैसे बना। तो देखो कहा गया कि जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। इसके अलावा एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये क्या होता है, mc स्क्वायर। तो हम mc स्क्वायर को mc इंटू सी लिख सकते हैं। mc मतलब मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको हमने लिखा मोमेंटम और c की जगह हमने c लिखा। इसके बाद आप ये देखो ये भी E की वैल्यू है और ये भी E की वैल्यू, दोनों E की वैल्यू एनर्जी की वैल्यू को हमने कंपेयर कर दिया। तो यहां से जो फॉर्मूला हमें लैम्डा का मिला दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्लियर है?
अगर लाइट की स्पीड के बराबर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं है तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया अलग से फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो कोई बॉडी अगर भाग रही है, उसका कुछ मास m है, कुछ वेलोसिटी v है, तो उसकी जो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं उसके साथ एसोसिएटेड, उसको हम लैम्डा से निकाल लेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद एक और चीज, जैसे मान के चलिए ये काफी पूछा जाता है, इस पर बेस्ड काफी न्यूमेरिकल आपके सामने आते हैं। देखो एक्चुअल में ये क्या है, शो ग्राफिकली वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है। क्लियर है? अगर एक इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाया जाए, दौड़ाया जाए, तो देखो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या करा कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया कुछ v पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम बी स्क्वायर। क्लियर है? और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे हमने कितना वर्क करा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई, तो ये हो गया ई इंटू वी। इसके बाद आप जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से काइनेटिक एनर्जी और वर्क को हम आमने सामने पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमने क्या करा, यहां से हमने कुछ ऐसा सीन बनाया कि एम बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 एम ई वी। वी यहां पर क्या है, वी है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, और ये वाला वी एनर्जी सॉरी वेलोसिटी वाला है। तो हमारे पास लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन एम वी। तो यहां पर देखो लेमडा का फॉर्मूला क्या आ गया, एम वी की वैल्यू हमने निकाली रूट 2 एम ई वी। वी है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, तो लेमडा का फॉर्मूला आ गया इतना। ध्यान से देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया जा रहा है वी पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी उसकी वेवलेंथ इतनी होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन की बजाय कोई भी चार्ज जैसे कि अल्फा पार्टिकल, तो इस ई की जगह यहां पर बस आ जाएगा क्यू। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वेवलेंथ है मूविंग इलेक्ट्रॉन की, अगर उसको वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया जाए तो। क्लियर है? अगर हम इसी वेवलेंथ को सॉल्व करते हैं, जैसे इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज पुट कर दें कि इलेक्ट्रॉन का वो जो है मास कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, एच की वैल्यू क्या है ना, तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाएगी 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? ठीक, तो यहां पर आप ये समझिए कि जो वेवलेंथ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई करा है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने के लिए, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? क्या है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, चलिए, तो अगर आप यहां पर देखो तो एक इंपॉर्टेंट ग्राफ देखने को मिलता है कि अगर हम ग्राफ बनाएं लैम्डा वर्सेस, देखो ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, तो अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ देख रहे हैं तो इनवर्स रिलेशन है, तो लैम्डा और रूट वी के बीच का ग्राफ ऐसा बनेगा। जबकि लैम्डा और 1 बाय रूट वी के हिसाब से देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो लैम्डा रूट वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि लेमडा 1 बाय रूट वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब ग्राफ लेमडा वर्सेस 1 बाय रूट वी यानी कि 1 बाय रूट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में बनाया जाएगा तो ग्राफ आपको स्ट्रेट या लीनियर मिलेगा। क्लियर? इस वीडियो के लिए बस मैं आपसे चाहता हूं आप कमेंट करके इतना बताएं कि सर मुझे ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी, नेक्स्ट वीडियो बनाओ, तो जरूर से लेकर के आऊंगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।